Welcome to the another video of Passionate Biology. So let's start. हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन। तो आइए देखते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन इज डिफाइंड एज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स स्मॉलर कंपोनेंट्स सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। डाइजेशन का मीन्स होता है कि लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स का उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स में टूट जाना, जिससे ये ब्लड में ईजिली एब्जॉर्ब हो सकें। जैसे प्रोटीन एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाता है, फैट जो होता है वो फैटी एसिड में ब्रेक हो जाता है और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शुगर में ब्रेक हो जाता है। Alimentary canal is a long muscular tube-like structure beginning from mouth and ending at the anus. Helps in the process of digestion. अब ये डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो होती कहाँ है? ये प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल में होती है, जो एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस में एंड होती है। तो आइए इस पॉइंट को समझने के लिए हम चलते हैं पहले नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता भी है या नहीं। ये देखिए, ये है एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब हम आपको समझाएंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हुई है। ये स्टार्ट हुई है माउथ से। इसकी ओपनिंग जो है ये है माउथ। अब ये माउथ कहाँ ओपन हो रहा है? ऑसोफेगस में ओपन हो रहा है, और ये ऑसोफेगस में फेरिंग्स के थ्रू ओपन होता है। यहाँ पर ये फेरिंग्स शो नहीं किया गया है। आगे मैं जब आपको स्लाइड में इसके बारे में बताऊंगी तो ये इसके बारे में आगे हम डिस्क्रिप्शन देंगे आपको। अब ये ऑसोफेगस कहाँ ओपन हो रहा है? ये देखिए, ये स्टोमच में ओपन हो रहा है। ये है स्टोमच, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये स्टोमच पार्ट है। अब ये स्टोमच कहाँ ओपन हो रहा है? ये देखिए ये ओपन हो रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्वाड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ ओपन हो रही है? ये देखिए ये ओपन हो रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन में। ये देखिए ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पर ओपन हो रही है? इसका जो लास्ट सेगमेंट होता है, लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है रेक्टम। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट जो रीजन होता है वो होता है रेक्टम। और ये रेक्टम कहाँ पर ओपन हो रहा है? ये देखिए ये हो रहा है एनस में ओपन। ये जो लास्ट बिल्कुल रीजन है ये एनस में ओपन हो रहा है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन आगे वन बाय वन हम इसको समझाएंगे आपको, तो बहुत ही इजी लगेगा। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एनस हो गया, ये बता दिया आपको एनस के बारे में कि ये है स्ट्रक्चर, और रेक्टम के बारे में आपको बता दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता दिया। अब ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में नहीं बताया। ये एक लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड एक पार्ट होता है। इसके बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे कि इसका क्या यूज़ है और कैसे ये वर्क करता है और किस में ये पाया जाता है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। अब ये जो पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज, और एक देखिए ये लिखा हुआ है लीवर। ये पेनक्रियाज और ये लीवर क्या करते हैं? ये अपना सिक्रेशन ऐड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये जो ये बीच में आपको ये गॉल ब्लैडर लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या करता है कि लीवर से जो बाइल जूस का सिक्रेशन होता है ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो जब डाइजेशन की मैकेनिज्म हम आपको समझाएंगे तो उसमें हम इसके बारे में आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देकर आपको बताएंगे। उसके बाद ऑसोफेगस हो गया, माउथ के बारे में बता दिया। अब ये बचा है सैलिवरी ग्लैंड। ये देखिए सैलिवरी ग्लैंड्स भी अपना सिक्रेशन माउथ में ऐड करती हैं और ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है।
3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अभी इसके बारे में भी हम आपको आगे डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। तो ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसकी जो मैकेनिज्म है, ये जितना भी हमने डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में बताया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में बताएंगे। अभी तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कैसे होता है ये अभी आपको ये बता दिया गया है। अब एक एक करके हम आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। अब सबसे पहले तो हम एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले स्लाइड में हमने इमेज में हमने देख लिया कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ एडिशनल पार्ट्स भी ऐड किए गए थे, जैसे लीवर हो गया और पेनक्रियाज हो गया। तो वो सब एडिशनल ग्लैंड्स होती हैं जिनका सिक्रीशन इसमें ऐड होता है। अब हम सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर जानकारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट है माउथ, सेकंड है फेरिंग्स, थर्ड है ऑसोफेगस, फोर्थ है स्टोमच, फिफ्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स है लार्ज इंटेस्टाइन, सेवन्थ है रेक्टम एंड एट्थ है एनस। तो ये सारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने पिछली इमेज में आपको बताया। द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर। अब इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करती हैं? फर्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड है लीवर और थर्ड है पेनक्रियाज। तो ये 3 ग्लैंड जो अभी लास्ट इमेज में हमने आपको बताई थी, ये 3 ग्लैंड्स क्या होती हैं, डाइजेशन में अपना डाइजेशन के मैकेनिज्म में अपना सिक्रीशन ऐड करती हैं, जिससे डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प मिलती है। एक पॉइंट हम आपको बताना भूल गए, फर्स्ट स्लाइड में ये लिखा हुआ था कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब 1 बाय 1 इन पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट है पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो फर्स्ट है इसमें बकल कैविटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी एंड माउथ कैविटी विच इंक्लूड टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। इसे ओरल कैविटी भी कहते हैं, माउथ कैविटी भी कहते हैं, जिसमें टीथ होते हैं और टंग होती है और सैलिवरी ग्लैंड्स भी होती हैं। ये हम माउथ की बात कर रहे हैं। माउथ में जो अंदर एक हॉलो कैविटी होती है उसे बकल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी ओपन्स आउटसाइड इनटू द एनवायरनमेंट थ्रू अ पोर कार्ड माउथ। ये बकल कैविटी माउथ के थ्रू बाहर खुलती है। बकल कैविटी हेल्प्स इन द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ये बकल कैविटी फूड को मैकेनिकल ब्रेकडाउन में हेल्प करती है। मीन्स जैसे हम दांतों से हम जैसे फूड को चबाते हैं, इसे फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन कहते हैं। 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन बकल कैविटी। अब इस बकल कैविटी में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं उनको आइए देख लेते हैं। ए नंबर पे है पैरोटिड ग्लैंड, बी नंबर पे है सबलिंगुअल ग्लैंड और सी नंबर पे है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये देखिए यहाँ पर इस फिगर में आपको ये मेंशन किया गया है, ये तीनों ग्लैंड्स पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स मिलाकर ये क्या बन जाती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स बन जाती हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। These salivary glands produce saliva which keeps the mouth and other parts of digestive system moist. ये salivary glands saliva produce करती हैं जो माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम के अदर पार्ट्स को मॉइस्ट रखती हैं। Saliva contains many digestive enzymes which help in digestion. सलाइवा में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बकल कैविटी ओपन्स इनटू ऑसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। ये बकल कैविटी फेरिंग्स के थ्रू ऑसोफेगस में खुलती है। अब इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमने जो प्रीवियस स्लाइड आपको दिखाई थी, ये देखिए इसमें, ये देखिए ये है सैलिवरी ग्लैंड और ये माउथ है। ये माउथ जो है
ये जो बकल कैविटी, ये तो ओपनिंग हो गई बकल कैविटी, माउथ, ये है पूरी अंदर बकल कैविटी। और ये बकल कैविटी कहाँ ओपन हो रही है? ऑसोफेगस। किसके थ्रू? ये देखिए, ये फेरिंग्स के थ्रू ये ऑसोफेगस में ओपन होती है। ठीक है। अब सेकंड है ऑसोफेगस। ऑसोफेगस क्या होता है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये एक लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि अभी इमेज में देखा हम लोगों ने। इट पियर्सेस द डायाफ्राम एंड एंटर्स इनटू द स्टोमच। ये डायाफ्राम के बीच से होता हुआ स्टोमच में एंटर करता है। ये देखिए, ये इमेज आपको यहाँ पर हमने स्टिक की गई है, यहाँ पर हमने इस इमेज को स्टिक किया है आपको ये समझाने के लिए। ये देखिए, ये है ऑसोफेगस। और ये ऑसोफेगस क्या है कि ये देखिए, ये है डायाफ्राम, ये जो ये दिख रहा है ये है डायाफ्राम। और ये इसको पियर्स करते हुए ये कहाँ पर एंटर हुई है? स्टोमच में। ये ऑसोफेगस जो होता है ये स्टोमच में ओपन होता है। ये जो इमेज मैंने हर एक स्लाइड में इसलिए स्टिक की है कि जो कुछ भी हमने लिखा है उसको आप सामने देखो। कुछ भी साइंस में हाइपोथेटिकल नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुछ भी हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं क्या सच में ऐसा होता भी है या नहीं। तो ये इमेज के थ्रू आप इसे समझ सकते हैं। ये माउथ, पहले माउथ, बकल कैविटी ओपन हुई ऑसोफेगस में, किसके थ्रू? फेरिंग्स के थ्रू। और ये फेरिंग्स और ये ऑसोफेगस कहाँ पर ओपन हुआ? स्टोमच में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। द फंक्शन ऑफ ऑसोफेगस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम माउथ टू स्टोमच। इस ऑसोफेगस का काम होता है कि फूड को माउथ से स्टोमच में पहुंचाना। माउथ से फूड को स्टोमच में पहुंचाने के लिए ये एक पैसेज की तरह काम करता है स्टोमच और ऑसोफेगस, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। थर्ड है स्टोमच। अब ये स्टोमच के बारे में देख लेते हैं। ऑसोफेगस कहाँ ओपन हुआ? स्टोमच में। अब स्टोमच के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ अ ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स। अब इस स्टोमच के भी 5 रीजन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्डियक, फंडस, बॉडी, एंट्रम एंड पाइलोरिक। ये देखिए, ये है स्टोमच का स्ट्रक्चर और इसके रीजन्स है यहाँ स्टार्टिंग से देखिए, कार्डियक, फंडस, बॉडी, एंट्रम और ये है पाइलोरिक या पाइलोरस। ये डायग्राम में इसको सारी चीज़ें यहाँ पर आराम से मेंशन है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। स्टोमच हैज़ 3 मेन फंक्शंस। अब स्टोमच का वर्क क्या होता है, क्या काम होता है इसका? फर्स्ट है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड, मीन्स फूड का टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन का काम करता है। मिक्सिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, और जब फूड स्टोमच में आता है तो स्टोमच में मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, मीन्स सिकुड़ता है और फिर रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है। इस मोमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टैल्टिक मोमेंट कहते हैं, जिससे फूड स्टोमच में प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाता है। तो ये है स्टोमच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर और समझ सकते हैं। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें देखिए, ये स्टोमच है, यहाँ पर इसमें भी इमेज में ये दिखाया गया। अब ये कहाँ ओपन हो रहा है? ये देखिए, ये है पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन ये है और इसके ये 3 पार्ट्स दिए गए हैं। अब इसको हम आपको आगे बताएंगे इसके बारे में कि कैसे इसको डिफाइन किया गया है। ये देखिए, पहले आप इतनी बात समझिए कि ये जो स्टोमच है ये किस में ओपन हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है। स्टोमच ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसा कि यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया।
It is a long, narrow and much convoluted tube divided into 3 parts. ये एक लॉन्ग, नैरो और कन्वोल्यूटेड मीन्स जटिल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये देखिए, ये जो आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है ये है ड्यूडेनम, ये देखिए ये लिखा हुआ है। और ये जो आपको ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ये है जेजुनम, ये देखिए ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये थर्ड है इलियम, ये जो आपको पर्पल कलर का पार्ट दिख रहा है ये पूरी ही स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं ये है इलियम, और ये तीनों ही मिलकर के क्या बन गए? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। It helps in the absorption of digested molecules into the blood stream. इसका काम होता है डाइजेशन होने के बाद जो भी इसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करना। किस में एब्जॉर्प्शन करना? ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन करना। अब देखते हैं इस लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये इट इज़ द लास्ट रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट रीजन होता है। आइए प्रीवियस स्लाइड में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कैसे जुड़ी हुई है। ये देखिए ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये देखिए ये जो रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, ये लाइट रेड कलर का, ये है पूरी लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये फिर रेक्टम, इसका जो लास्ट सेगमेंट होता है रेक्टम, ये रेक्टम और ये एनस के थ्रू फिर ये बाहर को ओपन होती है। ठीक है, तो ये है पूरी इसकी इसके बारे में जानकारी है ये पूरी, कि इसे आप इतनी बात समझ लीजिए कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद ये ओपन हुई लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है रेक्टम, और ये रेक्टम जो है फिर ये रेक्टम उसके बाद होता है एनस, और एनस के थ्रू ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये बाहर को ओपन होती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब आगे देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ पर मैंने फिगर यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट है सीकम, सेकंड है कोलन एंड थर्ड है रेक्टम। सीकम देखिए कहाँ है, ये पूरी की पूरी है लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये है सीकम। उसके बाद ये पूरी जो कोलन लिखा हुआ है ये पूरी है लार्ज इंटेस्टाइन। ये कोलन इसका पार्ट है, ये असेंडिंग कोलन हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्स कोलन, ये हो गया डिसेंडिंग कोलन, और ये हो गया सिग्मॉइड कोलन। और उसके बाद इसका लास्ट रीजन है रेक्टम, और ये देखिए ये हो गया पूरा रेक्टम, और ये एनस के थ्रू कहाँ खुलती है? बाहर को ओपन होती है। तो ये इसके बारे में पूरा ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, आप इससे इजीली समझ सकते हैं। Cecum is located at the junction of small and large intestine. It is highly developed in herbivores for the digestion of cellulose. In humans, cecum is a vestigial organ and poorly developed. ये जो सीकम पार्ट है, आइए उसमें देख लेते हैं इमेज में एक बार। ये देखिए ये जो सीकम पार्ट है, जो यहाँ पर ये येलो कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, ये जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है वहाँ पर ये लोकेटेड होता है। ह्यूमन में ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स एक अवशेषी अंग के रूप में होता है, और ये एक पुअरली डेवलप्ड होता है। लेकिन जो हर्बीवोरस होते हैं, जो मतलब ये पेड़ पौधों को खाते हैं, उनमें ये हाईली डेवलप्ड होता है क्योंकि ये सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। Appendix attached to the vestigial cecum is also vestigial in modern man.
Some biologists supports the theory that it was found in our herbivorous ancestors, in which it helped in the digestion of tough food such as bark of tree. अब इस अपेंडिक्स को देखिए कहाँ पर है, ये कहाँ पर अटैच है, ये देखिए ये सीकम है और ये इससे अटैच्ड है ये अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये क्या होता है, ये मॉडर्न मैन में ये भी वेस्टिजियल होता है और कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये हमारे जो हर्बीवोरस एंसेस्टर्स होते थे, मीन्स जो हमारे पूर्वज थे जो जैसे पेड़ पौधे खाते थे, उनमें ये कॉम्प्लेक्स फूड जैसे ट्री की बार्क हो गई, जैसे बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं जैसे जिसको नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, जैसे बार्क ऑफ ट्री हो गई, तो ये ऐसे ही हार्ड फूड के डाइजेशन में हेल्प करता था ये अपेंडिक्स वाला पार्ट, और मॉडर्न मैन में ये वेस्टिजियल होता है। रेक्टम opens outside into the environment through anus. The opening and closing of anus is regulated by anal sphincter muscles. ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये लास्ट रीजन होता है रेक्टम, ये एनस के थ्रू बाहर खुलता है। ये देखिए ये जो रेक्टम है ये एनस के थ्रू ये कहाँ खुलता है, बाहर खुलता है, और इस एनस में कुछ स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का। अब अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है आइए हम उसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जिससे हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकें। तो सबसे पहले आता है माउथ, जो कि ऑसोफेगस में ओपन होता है। ऑसोफेगस स्टोमच में ओपन होता है, और ये स्टोमच कहाँ ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, ये देखिए ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ये यहाँ पर डिफाइन किया गया है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ ओपन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पर सीकम होता है, कोलन होता है और रेक्टम होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। और उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ ओपन होती है, एनस में ओपन होती है, एनस के थ्रू ये बाहर खुलती है। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फ्लो चार्ट। उम्मीद है एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।